Good morning students, welcome to your civics class. So today let's start chapter number 18, recent developments in Indian politics. So this chapter is about हमारे recently क्या क्या development हुए हैं in Indian politics. The last topic in the new syllabus is related to the recent developments in Indian politics, as such as the participatory upsurges in 1990, rise of the Janata Dal and the BJP, and increasing role of regional parties in the context of coalition parties. So जैसे कि आप देख रहे होंगे टाइम टू टाइम डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी डिफरेंट चेंजेस हुए हैं. कुछ न्यू पार्टीज़ थी जो 1990s के बाद में इमर्ज होने लगी, लाइक जनता दल, बीजेपी एंड एक्सेट्रा. एंड सम अदर पार्टीज़ ऑल्सो, लाइक कुछ रीजनल पार्टीज़ भी थी, वो भी कोलिजन के मीन्स एक मल्टी पार्टी जिसमें 2 और 3 पार्टीज़ का कॉम्बिनेशन रहता है, ये सारी पार्टीज़ भी इमर्ज होने लगी. Context of events of the 90s, main issues in Indian politics after 1889. So इसके बाद ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आई, ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए जो हमें 1990s में देखने को मिले. मेन इशू लाइंग इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1989. कौन कौन से मेन इशू थे? डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, मंडल इशू, दैट इज़ मोर कास्ट इन द रिजर्वेशन नेट. सबसे पहले जो कांग्रेस सिस्टम था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, कम होने लगा. जो उनके परसेंटेज थे, जो उनकी पार्टी थी, वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी. जो मंडल इशू था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि सब ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट को रिजर्वेशन नेट में होना चाहिए, ये भी और बढ़ने लगा. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई कि कैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं. उसके ऊपर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने लगी. डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूट स्ट्रक्चर कॉल्ड बाबरी मस्जिद एट अयोध्या. डिफरेंट जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, जैसे कि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में थी वो सारी डिमोलिश करा दी गई. इसकी वजह से जो इश्यूज़ रेज़ हुए थे वो सारी चीज़ें हम फेस कर रहे थे. फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, जो टेररिज्म था उसके अगेंस्ट में हम फाइट कर रहे थे. एंड लार्ज पार्टीज़ हैड टू वू द रीजनल एंड कास्ट बेस्ड पार्टीज़. सो डिफरेंट चीज़ें हम फेस कर रहे थे एट द टाइम फ्रॉम 1990s. Next is the decline of the Congress. Formulation of the National Front government in 1989. Narasimha Rao's government in 1991 was also a minority government. In spite of decline, Congress continued to influence country's politics. इसके बाद 1989 से हमने देखा कि जो कांग्रेस था वो धीरे धीरे उसकी गवर्नमेंट डिक्लाइन होने लगी. नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 1991 में माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी. और लेकिन कांग्रेस डिक्लाइन होने के बाद भी इन्फ्लुएंस करती रही, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में केपेबल थी इन कंट्रीज़ पॉलिटिक्स. Yet the United Front government, led first by Dev Gowda and then I.K. Gujral, the general election of 1998 and 1999. In 2004, the Congress and its allies formed the UPA government with the outside support of the 4 left parties. The Congress-led government with the outside support of the 4 left parties. The Congress-led UPA emerged as the largest alliance in elections to the 15th Lok Sabha in 2009. एरा ऑफ कोलिजन, इसके बाद हमने फेस किया एरा ऑफ कोलिजन. कोलिजन मीन्स कि 2 और मोर देन 2 पार्टीज़ जब कोई एक पार्टी फॉर्म करती हैं उसको कोलिजन बोलते हैं. अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 और मोर पार्टीज़. ठीक है. इसके बाद एक एरा स्टार्ट हुआ जिसमें कोलिजन पार्टीज़ का सिस्टम बनने लगा. मीन्स कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ एक साथ होकर कोलैबोरेट करके वर्क करने लगी.
Between 1989 and 2014, no party would form a government at the center with the majority of its own. 1989 से 2014 तक कोई भी सिंगल पार्टी majority से नहीं जीत पाई, इसीलिए छोटी छोटी पार्टीज़ कोलैबोरेशन करके एक साथ वर्क करती थी. The vote share of the Congress steadily declined since its top performance in 1984. 1984 तक कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था, जो उनके वोट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे. बट 1984 के बाद में कांग्रेस की पार्टी में और कांग्रेस के जो वोट थे उसमें और पॉपुलैरिटी में डिक्लाइनेशन स्टार्ट हुआ. इसके बाद 1989 से कोई भी सिंगल पार्टी majority वोट से जीत करके एक सिंगल पार्टी रूल नहीं कर पाई, इसीलिए जो डिफरेंट छोटी छोटी पार्टीज़ थी वो 2 और 3 पार्टीज़ मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म करती थी. देयर बिगेन एन एरा ऑफ अलायंस पॉलिटिक और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट इन 1989. इट वॉज कॉल्ड एरा ऑफ कोलिजन, और इसीलिए इसको एरा ऑफ कोलिजन भी बोलते हैं. कोलिजन दस मीन्स एन अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट. डेंजर्स ऑफ कोलिजन पार्टीज़. ये जो कोलिजन पार्टीज़ हो रही थी इसके क्या क्या डेंजर्स थे. सी द लिस्ट आर गिवन. कौन कौन सी कोलिजन गवर्नमेंट थी. द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, फॉल ऑफ द आई.के. गुजराल गवर्नमेंट, द TNDA गवर्नमेंट, द UPA गवर्नमेंट. ये सारी कुछ ऐसी पार्टीज़ थी जो कि कोलिजन गवर्नमेंट थी, कोलिजन पार्टीज़ थी. Coalition governments has not been formed on the basis of ideological similarities. Dangers of coalition parties. अब इसके बाद कुछ किसी भी चीज़ के किसी भी कोई भी अगर काम है या कोई भी टॉपिक है या कोई भी अगर हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं. सो कोलिजन गवर्नमेंट के भी कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स थे. क्या क्या थे. Like coalition government have not been formed on the basis of ideological similarities, but to keep either the Congress or the BJP out of the power. जो कोलिजन गवर्नमेंट बन रही थी उनके बीच में कोई आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ नहीं थी. सिर्फ एक क्या चीज़ कॉमन थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस या बीजेपी पावर में आए. वो कांग्रेस और बीजेपी को पावर से बाहर करने के लिए ही गवर्नमेंट फॉर्म करते थे, कोलिजन में आते थे. द एरा ऑफ कोलिजन politics was continuing. The nuclear deal between India and the USA caused ending of relation between the UPA government and communities in July 2008. इसके बाद कुछ न्यूक्लियर डील हुई थी इंडिया USA के बीच में. आफ्टर दिस जो UPA गवर्नमेंट का और जो कम्युनिटीज़ थी उसके बीच में जो रिलेशन था वो ख़त्म हो गया था. द UPA इमर्ज एज द लार्जेस्ट अलायंस इन 2009 ऑल्सो. इसके बाद UPA गवर्नमेंट लार्जेस्ट अलायंस की तरह इमर्ज हुई थी इन 2009. द कंट्री नीडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट. Narendra Modi government is different from the previous coalition government because the BJP alone could secure 282 out of 543 seats in Lok Sabha. After this, political rise of other backward classes OBC. इसके बाद कुछ पॉलिटिकल जो राइट्स थे, जो पॉलिटिकल जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए ये भी इमर्ज करने लगे थे बैकवर्ड क्लासेस भी. बैकवर्ड क्लासेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस. Backward caste can also be treated as backward classes, but the scheduled caste SC and the scheduled tribe SC do not fall into this category. Means कि इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए. The Supreme Court upheld the decision to grant reservation to the OBCs. इनका ये मानना था कि ये जो बैकवर्ड क्लास का जो राइज हो रहा है उनको भी रिजर्वेशंस मिलना चाहिए. इट डिसाइडेड दैट द क्रीमी लेयर और द वेल ऑफ अमंग द बैकवर्ड कम्युनिटी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राइट ऑफ रिजर्वेशन. लेकिन इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बैकवर्ड क्लास में भी जो वेल सेटल्ड हैं या फिर जो इसके पास सारी लग्जरीज़ हैं, अच्छी इनकम है, उनको रिजर्वेशन के
बाहर रखना चाहिए, उन कम्युनिटीज़ को या उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इनको हम क्रीमी लेयर भी बोलते थे। पॉलिटिकल फॉलआउट्स, राइज ऑफ द दलित इन इंडिया। फॉलआउट मीन्स कि रिज़ल्ट, इसके बाद क्या रिज़ल्ट रहा, ये सारी जो चीज़ें हो रही थी उसके। The 1980s also saw the rise of Dalit organization in different part of the country. इसके बाद 1980s के बाद में हमने different दलित organizations को भी emerge करते देखा in different part of the country. There are serious issues underlying the Dalit upsurge in the country. These issues are related to the poor economic conditions and the psychology of those dominant caste among the OBCs who oppress the Dalit. कुछ इश्यूज़ दलित की वजह से भी हमें फेस करने पड़ रहे थे, लाइक B.R. अम्बेडकर सेड वी नीडेड ह्यूमन राइट्स एंड पावर फॉर दलित। B.R. अम्बेडकर का मानना था कि हमें ह्यूमन राइट्स और पावर चाहिए दलित्स के लिए। 2 ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड बाय काशीराम। काशीराम ने 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। The origins of the Bahujan Samaj Party (BSP) lay in 2 organizations formed by Kasiram. They were the Backward and Minority Communities Employees Federation (BAMCEF). The organization of the Bahujan Samaj Party (BSP) lay 2 foundations by Kasiram. They were the Backward and Minority Communities Employees Federation (BAMCEF), BAMCEF, and Dalit Shoshet Samaj Sangharsh Samiti (DS4). So BMCEF was an organization of government employees led by Kasiram, who himself was a government employee. So 2 organization B.R. अम्बेडकर और काशीराम के कॉम्बिनेशन से 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, BAMCEF एंड DS4। इसमें जो दलित समाज था उनके राइट्स के लिए, उनके पावर के लिए या उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी में वर्क स्टार्ट हो गया। BAMCEF was not like an ordinary trade union fighting for such things as an working conditions and pay for its member. Kasiram's vision was power to the SCs, STs, OBCs and minority community. So ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ये एक ऑर्डिनरी या नॉर्मल ट्रेड यूनियन नहीं थी जो कि अपनी थिंग्स के लिए या अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करती थी, बल्कि काशीराम का ये विज़न था कि जितनी भी SCs, STs एंड OBCs हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो पावर उनको मिले और उनके राइट्स उनको मिले प्रॉपर। द बहुजन समाज पार्टी BSP। सो BSP and all different organizations form होने लगी after these 2 organization। After this, communism, secularism and democracy. Communism means encouraging and defending religious fundamentalism in order to divide society along religious lines. सो कम्युनिज़म का मीन्स क्या है कि किसी को इनकरेज करना या डिफेंड करना रिलीजियस फंडामेंटल के बेसिस पे कि सोसाइटी को डिवाइड ना करते हुए रिलीजियस लाइन को हम फॉलो करें। V.D. सावरकर यूज दिस वर्ड हिंदू फॉर अ पर्सन हु रिगार्ड भारत एज हिज फादरलैंड। सो इसके बाद क्वेश्चन था व्हाट इज़ हिंदुत्व, हिंदुत्व क्या है। V.D. सावरकर यूज द वर्ड हिंदू फॉर द पीपल for the person who regard भारत as his fatherland, कि मीन्स जो भी पर्सन भारत को एज अ फादरलैंड या पितृभूमि मानते हैं उनके लिए ये वर्ड हिंदू यूज़ किया गया था, एज वेल एज द होली लैंड। द वर्ड होली लैंड डिनोट्स
cultural unity, that is a sense of pride in India's culture and achievements. The concept of Hindutva is broader than a religious dogma or doctrine. The concept of Hindutva is broader than a religious dogma or doctrine. Dogma means belief. कि जो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा बिलीव है, वो है कि ये एक रिलीजियस बेसिस पे हम इसे हिंदुत्व बोलते हैं. अनलाइक अदर रिलीजन, हिंदुज़म हैज़ नो ऑर्गेनाइज्ड चर्च, नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्शिप, नो चूजन सन ऑफ गॉड एंड नो मैसेंजर. जो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि एक ऐसा रिलीजन है या अदर रिलीजन की तरह में इसमें कोई भी चर्च नहीं है या फिर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है वर्शिप करने की, या इसका कोई सन ऑफ गॉड या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है. जैसे कि हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि जीसस को सन ऑफ गॉड बोलते थे कि वो सन हैं गॉड के, या फिर मैसेंजर हैं गॉड के. इस टाइप से हिंदुत्व में ऐसा नहीं है. हिंदू जो रिलीजन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है. इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन, जो राधा कृष्णन थे डॉक्टर, उनके वर्ड्स में अगर हम बोलें, हिंदुज़म इंसिस्ट नो रिलीजियस कन्फर्मिटी बट ऑन अ स्पिरिचुअल एंड एथिकल आउटलुक इन लाइफ. कि मीन्स कोई फोर्स इसमें नहीं है बट एक स्पिरिचुअल और एथिक आउटलुक है लाइफ का पूरे. नो प्रिसाइज मीनिंग कैन बी ascribed टू द टर्म हिंदू, हिंदुत्व एंड हिंदुज़म. The term Hindutva is related more to the way of life of a people in subcontinent. The most important characteristics of Hinduism is its tolerance, that is the promotion of human pluralist values. Hindu accept no division between the believer and the unbeliever. Every path leads to him, the God or the reality. Means कि हिंदू कभी भी कोई भी डिवीज़न क्रिएट नहीं करता बिलीवर में या अनबिलीवर में. मीन्स जो गॉड को मान रहे हैं या जो गॉड को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सारे ही रास्ते हिंदुत्व के अकॉर्डिंग सारे ही रास्ते गॉड तक जाते हैं या फिर रियलिटी तक जाते हैं. 2 documents close to 1986 brought BJP near to the हिंदुत्व ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स. 2 डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से बीजेपी 1986 में और भी ज़्यादा क्लोज आ गई थी हिंदुत्व ब्रांड के पॉलिटिक्स में. वो कौन कौन से थे? द शाहबानो केस एंड अयोध्या डिस्प्यूट. 2 केसेस कौन कौन से थे? एक शाहबानो केस था और दूसरा अयोध्या केसेस. अयोध्या का क्या केस है वो अभी आप लोग ने देखा ही, अभी रिसेंट में उसका रिजल्ट आया है. ईच वन नीड अ लिटिल एलैबोरेशन. इसीलिए जो दोनों ही केसेस थे, शाहबानो केस और अयोध्या डिस्प्यूट, इसको हम एलैबोरेट करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास.